नमस्कार। मैं हूं सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। हम अपने बच्चों को बता दें कि आज हम केमिस्ट्री इंटरमीडिएट के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बेटा, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस चैप्टर में थोड़ा सा रुचि जागृत करना ये बच्चों के लिए बड़ी बात होती है। एलिमेंट्स बड़े होते हैं, तत्व बड़े होते हैं, तत्वों का नाम याद करने में मुश्किल होता है। खासकर इस वन शॉट के वीडियो में आज हम आपको पूरे चैप्टर में जो जो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं चीज़ों पर हम आपको डिस्कस करने चल रहे हैं। बाकी अलग अलग वीडियोस में या ऑफलाइन क्लासेस में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा के रखा है। जो आपके बोर्ड्स में आते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, उन्हीं चीज़ों पर हमें फोकस करना है। तो आइए, सबसे पहले जो आप यहाँ देख रहे हैं वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें पोजीशन देखना है, जनरल प्रॉपर्टीज देखनी है ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। करना क्या है कि यहाँ पे पोजीशंस देखना होता है कि हमारे तत्वों की पोजीशंस क्या है। सीधे सीधे हम आपके यहाँ एलिमेंट पे चलते हैं। ये जो आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं, दाहिने तरफ का ये 6 लाइन ये आपका पी ब्लॉक कहलाती है, और फिर ये बाएं तरफ के 2 कॉलम ये आपको एस ब्लॉक कहलाते हैं। ये यहां से आप देख रहे हो, यहां से लेकर के यहां तक ये आपका डी ब्लॉक है बेटा। और तो और जो नीचे की तरफ है ये 2 कॉलम ये आपको क्या कहे जाते हैं, ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स माने जाते हैं। तो अभी इस चैप्टर में जो अपना मेन फोकस है वो आपके डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों पर ही है। अगर हम यूपी बोर्ड की बात करें तो यूपी बोर्ड में आप देखिए डी ब्लॉक को अलग कर लिया गया है। डी ब्लॉक के जो अरेंजमेंट है उनको अलग कर लिया गया है। यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सोचिए, ये जो पहली सीरीज है स्कैंडियम से लेकर के और जिंक, इस सीरीज को कहा जाता है 3D सीरीज। यहाँ पे देखिए लिखा भी है। ऐसे ही इट्रियम वाई से लेकर के सीडी, वाई से लेकर के सीडी, इसको 4D सीरीज बोलते हैं। और LA एंड HF से लेकर के मरकरी तक इसको 5D सीरीज बोलते हैं और इसको 6D सीरीज बोलते हैं। ये 3D, 4D, 5D, 6D क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में प्रवेश पाते हैं। इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम से लेकर के टाइटेनियम, वेनेडियम, इनके सारे इलेक्ट्रॉन, जिंक तक के इलेक्ट्रॉन ये 3D सबसेल में प्रवेश पाते हैं, इसलिए इनको हम 3D सीरीज का एलिमेंट बोलते हैं। सिमिलरली इट्रियम से लेकर के ये सारे एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है ये 4D में इंटर करते हैं, इसलिए हम इसको 4D का एलिमेंट बोलते हैं। ये आपका क्या हो गया, ये 5D के एलिमेंट हो गए। ये क्या हो गए, ये 6D के एलिमेंट हो गए। हालांकि यहाँ जो La किया गया है और एक्टिनियम किया गया है, लेंथेनम से ही शुरुआत होती है लेंथेनाइड की, और एक्टिनियम से शुरुआत होती है आपके एक्टिनाइड्स की। थोड़ी सी बात और आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हैं जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शन माने जाते हैं, अपवाद माने जाते हैं। आइए देखिए, जब हम ऐसे लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और फिर लिखते हैं 3p6, इतना को हमने लिख दिया। 2 4 6 10, 2 12 और 6 18 हो गया। 18 के बाद स्कैंडियम के लिए हम कहा जाते हैं, 4s में 2 जाते हैं, यानी ये हमारा हो गया 4s2। फिर उसके बाद 3D में कहा जाते हैं, 1 जाते हैं। अब जो एक्सेप्शन वैरायटी है वो क्या है, ये डैश डैश करके आपको दिखाया गया। एलिमेंट नंबर 24 एंड एलिमेंट नंबर 29, ये 3D में आपके 2 ऐसे हैं जो एक्सेप्शन कैटेगरी में आते हैं। कोई पूछेगा क्यों एक्सेप्शन ऐसा होता है, तो उनको आप बता देना, ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ सबसेल।
बेटा होता क्या है, जब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया तो 4 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था। लेकिन ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता है और ये 5 हो जाता है। जब ये 5 हो जाता है तब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है कंपैरेटिवली D4 की तुलना में। कोई पूछता है कैसे हुआ, तो उसको बता देना कि जो फुलफिल होते हैं, यानी जो फुलफिल वाले होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है हाफ फिल्ड से। ये देखिए हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की ज्यादा हो जाती है और हाफ फील्ड ज्यादा हो जाता है अनफील्ड से। वही बात यहां भी हुई कि 6, 7, 8 तो 9 होना चाहिए था, लेकिन एक ये यहां से ले लेता है तो ये क्या हो जाता है बेटा, ये फुल फिल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसलिए कॉपर और क्रोमियम दो एक्सेप्शन माने जाते हैं और जनरल इलेक्ट्रॉनिक रूल को फॉलो नहीं करते। चलिए और हम बात करेंगे आगे। यूपी बोर्ड के अनुसार क्वथनांक और गलनांक का, क्वथनांक और गलनांक का, बेटा क्वथनांक और गलनांक की बात अगर करें तो क्वथनांक, अरे भाई अगर कोई लिक्विड है तो उसे उबाला जा सकता है, यानी वो क्वथन करेगा, जिस टेम्परेचर पर क्वथन करेगा उसको क्वथनांक कहेंगे। अगर कोई सॉलिड है तो उसको पिघलाया जा सकता है, उसका गलनांक होगा, वो गलेगा पिघलेगा यानी गलनांक होगा। तो यहां से क्वथनांक और गलनांक की बारी आएगी। आप देखिए कॉपर 24, मोलिब्डेनम 42, डब्ल्यू आ गया आपका 74। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसका जो बॉन्ड है वो क्या होगा, मेटलिक होगा, मतलब ज्यादा मेटलिक नेचर होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया, कोई भी तत्व हमारे सामने आया और हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने ये देखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो क्या होगा, वो मेटेलिक बॉन्ड शो करेगा। जाहिर सी बात है, ये एरो एक लगाई गई है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, यानी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बढ़ जाएगी तो जो उसका मेटेलिक नेचर है बेटा वो क्या हो जाएगा, वो भी मेटेलिक नेचर भी बढ़ जाएगा। और अगर मेटेलिक नेचर ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी उसका ज्यादा हो जाएगा। चलिए देखिए क्रोमियम की बात आपने किया है 3d5 है, मोलिब्डेनम की बात करेंगे 4d5 है, टंगस्टन की बात करेंगे 5d5 है। अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है तो इनका जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है वो ज्यादा ही हो जाती है। थोड़ी सी बात हम आगे ले चलते हैं आपको। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी बोर्ड के अनुसार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परमाणु त्रिज्या कहा जाता है, परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई हमको देखना है बेटा, और ये परमाणु त्रिज्या समझना है। अपने ऑफलाइन बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को हम इसमें ये समझाते हैं, परमाणु त्रिज्या के लिए हम बताते हैं कि आप इसमें याद रखो लुढ़का 6-7 कटोरा। हम अपने ऑफलाइन बैच में जो पढ़ाते हैं उनको पढ़ाते समय ये बताते हैं कि परमाणु त्रिज्या के लिए या लेंथेनाइड संकुचन के लिए आपको याद रखना है लुढ़का 6-7 कटोरा। बेटा डी और एफ ब्लॉक ना, ये पूरी तरह ट्रिक पर आधारित है, जो सिस्टम को समझ गया वो डी एफ ब्लॉक को आराम से कर लेगा। जिस बच्चे को सिर्फ ये याद रहे कि लुढ़का 6-7 कटोरा, आप उसको देखिए, ये एक बाउल शेप में है, ये कटोरे के आकार का है। ये क्या है आपका, ये कटोरा एक बाउल से के आकार का है, जिसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 7, 7वां एलिमेंट ऐसा है जिसकी
जो रेडियस है वो सबसे कम है। फिर उसके बाद ये जो ग्राफ बात करेंगे, ये ग्राफ आपके 3D सीरीज का है। और तो और अगर दूसरी चीज हम बात करेंगे तो ये ग्राफ अगर हमारा 3D सीरीज का है तो यहां देखिए ये वाला ग्राफ जो येलो कलर का आ रहा है ये 4D सीरीज का है, और जो ऊपर वाला आ रहा है ये क्या है, ये 5D सीरीज का है। तो लुढ़का 6-7 कटोरा का क्या मतलब है कि पहली वाली जो लाइन है वो D7 पर आकर के, मतलब स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, पैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, तो अगर यहाँ D5 हो गया तो ये D6 है, ये D7 पर आकर के वो सबसे बॉटम पोजीशन पर आता है। उसके लास्ट में त्रिज्या थोड़ी सी क्या होती है, वो बढ़ जाती है। उसके पहले ये D7 है, तो इसमें जब आप आएंगे तो आप यहां देखिए ये जो D6 है, जो दूसरी लाइन हमारी है वो D6 पे बॉटम पे आता है, D6 पे कम पे आता है, फिर धीरे से वहां वो क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जिस भी बच्चे को ये याद रहेगा कि कटोरक आकार का ज्योमेट्री बनती है, एटॉमिक रेडियस कैसे बनता है, वो कटोरे के आकार का है। कटोरा कैसा होना चाहिए, लुढ़का हुआ कटोरा होना चाहिए। और कितने पे लुढ़केगा, 6-7 कटोरा। और तो और 4D 5D में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता, वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग उतना ही हो जाता है। तो इस तरह से हम एटॉमिक रेडियस को जान सकते हैं। और तो और बेटा जो जनरल ट्रेंड है वो ये है कि हमारी एटॉमिक रेडियाई ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगी, ऊपर से नीचे आएंगे इंक्रीज करेगी, और लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे तो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो कुल मिला के ये जनरल ट्रेंड है कि परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है लेकिन बाएं से दाएं जाने पर घटती है। परंतु डी ब्लॉक में क्या होता है कि वो बाएं से दाएं जाने पे घट तो रही है लेकिन अंत में जाकर के थोड़ा सा वो बढ़ जा रही है। कोई पूछे कितना बढ़ जा रही है, उसके लिए आप बता देना लुढ़का हुआ 6-7 कटोरा। यानी D7 के बाद फिर D8 D9 में थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ जाता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। ये देखिए 3D सीरीज की बात हम आपसे करेंगे। 3D सीरीज में ये ऑक्सीकरण संख्या की बात है। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था भी यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल बर्निंग टॉपिक है। खूब पूछा जाता है कि 3D यानी संक्रमण श्रेणी के ऑक्सीकरण अवस्था की चर्चा कीजिए। तो ऑक्सीकरण अवस्था जिसको हमने पढ़ाया है, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, वहां हमने याद कराया है लैडर लाइक स्ट्रक्चर। लैडर लाइक स्ट्रक्चर यानी इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो सीढ़ी के तरह से बनता है, सीढ़ी नुमा संरचना होती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ने के लिए, ऑक्सीकरण संख्या को बताने के लिए आप लैडर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी के समान संरचना को याद रखते हैं तो ये आपके लिए ये बेहतर होगा। आपको कुछ नहीं बनाना है, आपको सिर्फ सीढ़ी बना देनी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपने स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के एलिमेंट को आप लिख लीजिए। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जब आप लिखेंगे तो मैंगनीज का ये सबसे ज्यादा आएगा, यानी ये 7 आता है। अब आप सोचिए 7 के बाद एक लैडर बनती जा रही है, यानी एक सीढ़ी बनती जा रही है, 5 4 3 इस तरह से। और तो और अगर ये वाला 6 यहां लिख दिया जाए तो ये 6 तो देता ही है, ये इधर भी सीढ़ी बन जाएगी आपकी। चूंकि हमारा निकिल भी यहां पे आप देखिए Mn के बाद आयरन हो गया, आयरन 6 देगा, फिर कोबाल्ट हमारा चलो भाई नहीं देगा, निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक। इस तरह से अगर हम अपनी चीजों को सेट कर दें तो हम लैडर लाइक स्ट्रक्चर, सीढ़ी के समान संरचना में अपने एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली बताता हूं, ध्यान रखिएगा, पूरी सीरीज में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक में
कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको +1 देता है, बाकी +1 कोई नहीं देता है। +2 की बात करोगे तो स्कैंडियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी +2 क्रोमियम भी दे रहा है, सारे के सारे एलिमेंट +2 आपको दे रहे हैं। तो ध्यान रखना है, +1 केवल कॉपर देता है, +2 स्कैंडियम नहीं देता, बाकी की सारे देते हैं। और तो और जो आपका आयरन है बेटा वो +5 नहीं देता है। ये दो चीज ध्यान रखनी है। तो ऑक्सीकरण संख्या के लिए, ऑक्सीकरण अवस्था के लिए आपको याद रखना है लैडर लाइक स्ट्रक्चर। कुछ हम और भी बातों की तरफ चले। आइए देखते हैं कुछ और आपसे संबंधित बातें। चलिए कुछ आपसे रिलेटेड चीजें। हाँ, अब यहां दो कंपाउंड इसमें आते हैं। इस चैप्टर में दो कंपाउंड ऐसे हैं जिन दो कंपाउंड में से कोई ना कोई एक कंपाउंड आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में आना ही आना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 आप जो देख रहे हैं ये पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ये लाल रंग का ये पाउडर होता है। स्ट्रक्चर आप देखिए, 2 क्रोमियम, हाँ ये कंपटीशंस में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर में 2 क्रोमियम है, 2 पोटेशियम अलग अलग लगा हुआ है, आमने सामने डबल बॉन्ड O, आमने सामने डबल बॉन्ड O और एक O इन दोनों के बीच में बना रहता है। क्रोमाइट ओर, ये जो आपका है ये एक प्रकार का क्या है, अयस्क है। ये क्रोमाइट अयस्क है, ये पत्थर के आकार का जो आप देख पा रहे हैं ये क्रोमाइट अयस्क है। आयरन क्रोमाइट से लिया जाता है और इसी क्रोमाइट अयस्क के द्वारा आपके पोटेशियम डाइक्रोमेट का निर्माण होता है। कैसे होता है चलिए देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग देख लिया जाए कि कैसे होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम क्रोमेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम क्रोमेट बनाते हैं। बेटा ये रिवर्बरेटरी फर्नेस है, रिवर्बरेटरी फर्नेस को कहा जाता है परावर्तनी भट्ठी। परावर्तनी भट्ठी में ले जाते हैं और अपने क्रोमाइट अयस्क के द्वारा सोडियम कार्बोनेट की क्रिया से सबसे पहले हम सोडियम क्रोमेट प्राप्त करते हैं। सोडियम क्रोमेट प्राप्त करते हैं, उसके बाद सोडियम क्रोमेट को हम क्या करते हैं, H2SO4 में मिलाते हैं। ये आपका सोडियम क्रोमेट बना। आप यहां से देखिए, हम इसको परावर्तनी भट्ठी में लेकर के जाएंगे और परावर्तनी भट्ठी में सोडियम कार्बोनेट की सहायता से FeC2O4 यानी आयरन क्रोमाइट को मिक्स करेंगे तो हमें सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, ये है सोडियम क्रोमेट, हमको सोडियम क्रोमेट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास सोडियम क्रोमेट है, उस सोडियम क्रोमेट को, ये क्या है, ये सोडियम क्रोमेट है, सोडियम क्रोमेट को एसिड में मिलाएंगे, यानी डाइल्यूट H2SO4 में हमने इसको क्या किया, मिला दिया। ये देखिए एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 यहां दिया है, Na2CrO4 ये सोडियम ठीक है आपका क्रोमेट है। जब इसको हम घोलते हैं, आप देख रहे हैं तो यहाँ येलो कलर का है, ये जाकर के ये ऑरेंज कलर का हो जाता है, यानी ये हो गया आपका सोडियम डाइक्रोमेट। ये हो गया सोडियम डाइक्रोमेट। नेक्स्ट देखिए, अब जो सोडियम डाइक्रोमेट बना हुआ है वो क्या करता है, सोडियम डाइक्रोमेट KCl की मदद से, ये KCl की बोतल है आप देख सकते हैं, और जब ये KCl की मदद से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाता है तो ये लाल रंग का हो जाता है, जिसको आप देख सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। सच बताऊं 3 स्टेप में है। सबसे पहले क्या, आयरन क्रोमाइट कन्वर्ट हो गया सोडियम क्रोमेट में, फिर दूसरे स्टेप में क्या हुआ, सोडियम क्रोमेट
कन्वर्ट हो गया सोडियम डाइक्रोमेट में, जो कि आप यहां देख रहे हैं। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ कि सोडियम डाइक्रोमेट KCl की मदद से किस में बदल गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल गया। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि कैसे इसको हम इंडस्ट्रियली हम प्रिपेयर कर पाते हैं, किस तरह से हम इसको प्राप्त करते हैं। अगला देखिए अब कुछ प्रॉपर्टी की बात करें। प्रॉपर्टी कैसी है इसकी भाई, आयनिक प्रॉपर्टी है, आयनाइजेशन इसमें होता है, पॉजिटिव निगेटिव बनते हैं, सॉलिड है ये, ब्राइट है, रेड ऑरेंज कलर, मतलब जो इसका कलर है वो क्या है, रेड ऑरेंज, या हम इसको कह सकते हैं ऑरेंजी रेड, यानी नारंगी लाल रंग का ये क्या है, आयनिक क्रिस्टल है। स्ट्रक्चर आप यहां से देख सकते हैं पहले भी तरह से। अब देखिए CrO4 पे डबल माइनस, यानी ये क्या है, ये क्रोमेट है, और ये किस में बदलता है, डाइक्रोमेट में ये बदल देता है। कब, इंटर कन्वर्टेबल है ये, आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है। कब, एक्वा सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन पीएच वैल्यू, ये पीएच वैल्यू पर डिपेंड करता है कि कैसे ये बदला जा सकता है। यहां देखिए सोलेबल इन वाटर है, अभी जो आपने लिया था रेड कलर का, आखिर ये क्या था, ये आपका डाइक्रोमेट आयन था, डाइक्रोमेट आयन था, वाटर में आपने मिला लिया, ये आपको K2Cr2O7 मिल गया इस तरह से। अगली प्रॉपर्टी देखिए अगली प्रॉपर्टी देखिए, K2Cr2O7 इज प्रिफर्ड ओवर Na2Cr2O7 इन वैल्यूमेट्रिक टिट्रेशन। बेटा ये हिंदी में कहा जाता है आयतन विश्लेषण। जो प्रैक्टिकल किया जाता है, यहां देखिए ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया गया है, इस तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है। तो जो K2Cr2O7 है उसको प्रिफर किया जाता है Na2Cr2O7 में, दोनों की ब्राइटनेस में भी डिफरेंस है। आप देख रहे होंगे K2Cr2O7 का ब्राइटनेस कुछ ज्यादा ही है। चलिए अगला देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, इट इज यूज्ड एज टर्निंग द लेदर। ये लेदर की ऑपरेटर्स आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये लेदर की चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है। लेदर की चीजों को बनाने में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए यूज्ड एंड मोर्डेंट डाई, यहां पे आप देख रहे हैं कलरिंग द क्लॉथ, कलरिंग द क्लॉथ, किसी कपड़े को आप कलर कर रहे हैं, मॉडर्न डाई के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके K2Cr2O7 की जरूरत पड़ जाती है। अगला देखिए यूज्ड इन वैल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन इज फेरस साल्ट आयोडाइज्ड द सल्फाइड। सल्फाइड को प्राप्त करने के लिए ये आपका एक्सपेरिमेंटल है, ये इस तरह से भी यहां इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और आगे देखिए भाई, चलिए अब जो अगला मेरा कंपाउंड है वो क्या है, KMnO4। ध्यान रखिए पूरी बात बता दूं, ऑक्सीकरण संख्या, परमाणु त्रिज्या, लेंथेनाइड संकुचन, ये तो छोटे छोटे टॉपिक हैं। बाकी दो कंपाउंड आपके बचे K2Cr2O7 और KMnO4। इन दोनों में से उनकी प्रॉपर्टीज, उनके यूज, उनके केमिकल रिएक्शन जरूर पढ़ के जाइएगा, इसमें से कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। चलिए KMnO4 कैसा होता है, डार्क पर्पल होता है। KMnO4 जो है आपका वो डार्क पर्पल कलर का होता है। एनहाइड्रस होता है, मतलब बिल्कुल सूखा सूखा होता है। निडिल लाइक क्रिस्टल, निडिल मतलब पतले पतले क्रिस्टल इसके होते हैं, ये निडिल लाइक क्रिस्टल होते हैं। कैसे क्रिस्टल होते हैं आप ये देख लीजिए, डार्क पर्पल एनहाइड्रस निडिल लाइक क्रिस्टल, ये निडिल लाइक क्रिस्टल होते हैं। आप इसमें जूम कर दे रहा हूं, आप इसको देखिए, ये अगर देख पा रहे हैं तो ये निडिल के टाइप के पतले पतले लंबे आकार के ये निडिल लाइक क्रिस्टल होते हैं। यहां से आप इसको देख पा रहे हैं, निडिल लाइक क्रिस्टल, ठीक है। कैसे होते हैं ये देखिए, आइसो स्ट्रक्चरल विथ KClO4, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो मतलब बराबर समान, स्ट्रक्चर में समान होते हैं। कैसे, जिस प्रकार KClO4 का स्ट्रक्चर बनता है ऐसे ही KMnO4 का भी स्ट्रक्चर बनता है। दोनों का नेचर कैसा होता है, दोनों का नेचर टेट्राहेड्रल होता है। आप देखिए
ये K हो गया, ClO, KClO4 हो गया, ये आपका KMnOO, तो ये आपका KMnO4 हो गया, इस टाइप से। चलिए और देखिए, ये तो सब बता दिया। डार्क पल्पर एनहाइड्रस निडल लाइक क्रिस्टल, आइसो स्ट्रक्चरल विथ KClO4, मॉडरेटली सोलेबल इन वाटर। ये क्या होते हैं? ये देखिए निडल लाइक स्ट्रक्चर को, ये देखिए निडल लाइक स्ट्रक्चर है और इसको वाटर में डिसॉल्व किया जा रहा है। तो ज्यादातर तो इसके सोलेबल हो गए, लेकिन कुछ बच गए KMnO4 इन वाटर, कुछ बच गए, यानी ये मॉडरेटली सोलेबल होते हैं, ये पूरी तरह से सोलेबल नहीं होते, थोड़ा कुछ पार्टिकल इनके बच गए। अगली बात करते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब इनको तेज गर्म किया जाता है, जब इनको तेज गर्म करते हैं, इट डिकम्पोजेज इनटू K2Mn4, ये K2MnO4 में क्या होते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है आपके लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के कैटेगरी में ये आपका आता है KMnO4। और देखिए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पावरफुल, मतलब बहुत बढ़िया, इवन K2Cr2O7 से भी बेहतर ये ऑक्सीडाइजिंग का काम करता है। कैसे? अगर ये एसिडिक मीडियम में है तो 5 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, अगर ये बेसिक मीडियम में है तो 1 नेसेंट ऑक्सीजन देता है, अगर ये न्यूट्रल मीडियम में है तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन ये देता है। और नेसेंट ऑक्सीजन का देना इस बात को बताता है कि ये जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है इसकी, ये काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। चलिए अब देखिए बहुत सारे रिएक्शंस, बेसिक मीडियम एंड न्यूट्रल मीडियम, ये कोई आपके लिए बहुत जरूरी नहीं है। आइए यूज ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या यूज हो सकता है? सच बताऊं आपसे, वैल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन आपको बता दिया, फेरस साल्ट, ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड H2O, ब्लीचिंग ऑफ वूल, ब्लीचिंग का मतलब क्या है? ब्लीचिंग का मतलब है डीकलराइजेशन, ब्लीचिंग का मतलब होता है बेटा ये डीकलराइजेशन, रंग को उड़ाने का काम भी ये करता है। ये आपका KMnO4 आप देख सकते हैं, ये ब्लीच्ड नहीं है, अगर ये ब्लीच्ड नहीं है तो आप देखिए ये दोनों चीजें, इसकी ब्लीचिंग नहीं हुई है तो थोड़ा ये डर्टी लग रहा है, थोड़ा ये भद्दा टाइप का लग रहा है, लेकिन ये देखिए ये ब्लीच्ड हो चुका है तो थोड़ा सा ये लाइट कलर का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा शो हो रहा है। चलिए और आगे देखिए, डीकलराइजेशन ऑफ आयल, किसी आयल को, ये देखिए ये कोई आयल है, इस आयल का डीकलर करना है, उसके रंग को हल्का करना है, रंग को गायब कर देना है, तो भी हम क्या करते हैं? तो भी हम अपने KMnO4 का यूज कर लेते हैं। अदर टेक्सटाइल फाइबर में भी ब्लीच कर देता है। और हम देखते चले, ये देखिए एल्कलाइन KMnO4, हाँ बाय रिएजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1% कूल एंड डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ KMnO4 इज कॉल्ड बायर रिएजेंट। ये ऑर्गेनिक में इसकी जरूरत पड़ती है, और बायर रिएजेंट काम क्या करता है बेटा? बायर रिएजेंट ये OH बना देता है आपके एथिलीन मॉलिक्यूल पर, एथिलीन मॉलिक्यूल पर वाटर देते हैं, इनका ऑक्सीजन देते हैं, तो डाइयाल हमारा बन जाता है। चलिए अब बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड्स, ये ऑफबाउ का रूल बना दिया गया है। इनकी पूरी फैमिली को Ln से डिनोट किया गया है, पूरी फैमिली को Ln से डिनोट किया गया है। कैसे होता है? 6s2, अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो की स्पीड ज्यादा है तो आप उसमें वॉल्यूम में आता है कि स्पीड कम करके भी देख सकते हैं, अगर आपको कभी ये लगे कि स्पीड कम है तो उसकी स्पीड को फास्ट करके भी आप देख सकते हैं। हम सिर्फ उन्हीं चीजों का डिस्कस आज कर रहे हैं बेटा जो हमारे यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए फेवरेबल हैं, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम सिर्फ उन्हीं बातों का डिस्कस आज कर रहे हैं।
ये 6s2 है, 5D0 to 1 है, 4F1 to 14 है। मतलब 5D में 0 and 1 हो सकता है और 4F में आपका 1 से लेके 14 तक हो सकता है। कौन ऐसा है जो इसका एक्सेप्शन है? कौन ऐसा है जो इसका एक्सेप्शन है? मतलब लेंथेनम, सीरियम, गैडोलियम, ल्यूटीशियम, ये सारे आपको एलिमेंट्स यहाँ पे गिवन। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ये 4 एलिमेंट हैं जो आपके एक्सेप्शन के कैटेगरी में है, इसलिए इनको थोड़ा अलग से पढ़ना है। ये एक्सेप्शन होते हैं जो जनरल आउटबाउ रूल का पालन नहीं करते। ये जो आउटबाउ रूल आपको गिवन है, इस रूल को फॉलो नहीं करते, तो इसलिए इसमें ऐसा नहीं कहा जाता। चलिए फिर और हम बात करें कुछ। मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब आपसे पूछी नहीं जाती, इसमें कोई जरूरत नहीं है पूछने के लिए। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स में देखिए ढेर सारे हैं जो इसको फॉलो नहीं करते। सेम एज इट इज, जैसे उसमें 6s2 था तो इसमें 7s2 है, उसमें 5D0 और 1 था तो इसमें 6D0 और 1 है, उसमें 4F1 to 14 था तो इसमें 5F1 to 14 है। बाकी जो एक्सेप्शंस हैं उनको अलग से देखना ही पड़ेगा, उनको अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। रेडियस, ये देखिए ये काफी मजेदार है। रेडियस ऑफ एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स की जो रेडियस है उसमें क्या देख रहे हैं आप? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है? ये शील्डिंग की बात हो रही है। आउटर मोस्ट के लिए, मतलब इसके लिए ये जो 2 लेयर है ना, ये 2 लेयर ये क्या कर रही है? ये शील्डिंग इफेक्ट का काम कर रही है। हालांकि ये पुअर होता है, इसीलिए इसमें कंट्रैक्शन भी होता जाता है। और हम बात करें पीरियोडिक टेबल, तो आपने देखा ही है और सारी चीजें। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अगर कोई लड़का अच्छे से पढ़ लिया तो यहां से आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा, और तो और बेटा इसमें आपको दोनों में डिफरेंस भी देखने को मिल जाएगा। जैसे हम आपसे बात करें डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, दोनों में डिफरेंस क्या है? छोटी छोटी पॉइंट्स। 2 नंबर में आता है तो 2-3 पॉइंट लिख दीजिए, 3 नंबर में आता है तो 4 पॉइंट लिख दीजिए, बस इतना पर्याप्त होता है। आइए देखिए, लेंथेनाइड क्या है? देखो, लेस बेसिक, छोटी सी चीज आपको पहले दिख रही है कि लेंथेनाइड लेस बेसिक है, लेकिन एक्टिनाइड क्या है? रिलेटिवली मोर बेसिक है। चलो, कलर की बात करें, मोस्ट ऑफ देयर आयन आर कलरलेस, ओके, ए लार्ज नंबर ऑफ आयंस आर कलर्ड। आप देखिए, लेंथेनाइड के मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलर्ड, लेकिन एक्टिनाइड के ए लार्ज नंबर ऑफ आयन आर कलर्ड। और लेंथेनाइड में क्या है? मोस्ट ऑफ, मतलब ज्यादातर जो आयन है वो कलरलेस है। ठीक है। टेंडेंसी टू फॉर्म ऑक्सो आयन, ऑक्सो आयन बनाने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सो आयन। जो लेंथेनाइड आपके हैं वो लेंथेनाइड आयन ऑक्सो आयन का निर्माण नहीं करते, जबकि ये क्या करते हैं? ये ऑक्सो आयन बनाते हैं। तो ऐसे और भी पॉइंट्स है बेटा, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ भी सकते हैं, या इससे रिलेटेड पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम नंबर है, टेलीग्राम पे आपको अगर सर्च करना है तो टेलीग्राम पे आप OSKAR ऑस्कर एजुकेशन आप सर्च कर सकते हैं। OSKAR ऑस्कर एजुकेशन, ऑस्कर एजुकेशन पर भी आपको मिल जाएगा, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी अगर आपको जुड़ना है तो 9889013231 ये नंबर है बेटा। इस नंबर पर हम आपको लिंक दे देंगे, तो आप इस नंबर पर कुछ हमें गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऐसा कुछ भेज देंगे, तो हम आपको इसमें लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, फिर आपको टेलीग्राम से जोड़ दिया जाएगा। तो 2-3 तरीके हैं। टेलीग्राम में आप इसको ऑस्कर एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, या किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से भी टेलीग्राम का लिंक आपको मिल सकता है। तो ये मोबाइल नंबर ये इस तरह से। अब आते हैं कुछ और जो बातें हैं। चलिए,
क्या यूज है? आयरन स्टील आर यूज इन कंस्ट्रक्शन। आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एयर विंग्स हैं, इसके विंग्स बनाए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट में इसके विंग्स बनाए जा रहे हैं। और आप देखिए TiO2 इज यूज पिगमेंट इंडस्ट्री, जो पिगमेंट इंडस्ट्री, येलो पिगमेंट, रेड पिगमेंट, ब्लू पिगमेंट, वहां पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये बहुत बढ़िया MnO2 ड्राई बैटरी सेल, जो बैटरी सेल आता है उसमें पेस्ट भरा रहता है MnO2 का, ये इस टाइप का इस्तेमाल हो रहा है। और आप देखिए इस सिक्के बनाए जाते हैं, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये क्वाइनेज मेटल है ना, यहाँ पे देखिए लगे हुए हैं सबको। और फिर इस तरह से और देखिए AGBR फोटोग्राफिक इंडस्ट्री, ये पुराने जमाने में जो फोटोग्राफिक होती थी, कैमरे में रील लगाई जाती थी, तो कैमरे में रील जो लगाते थे, ये जो बनता था हमारा, वो AGBR से पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग करते थे, फिर वहां से फोटो को बड़ा यूज करते थे। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा। बस अब इतने के बाद सब कुछ आपने देख लिया, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगे यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमने इस वीडियो में सिर्फ उतनी चीजें कंटेन करी हैं, उन्हीं पर डिस्कस किया है जो हमारे यूपी बोर्ड में इस चैप्टर से आती है। चलते चलते एक बार जरूर बता दें आपको बेटा कि यूपी बोर्ड अगर आप पढ़ रहे हैं तो D और F ब्लॉक में पढ़ने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D ब्लॉक का, उसके बाद फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, आप 3D सीरीज का लैडर लाइक स्ट्रक्चर मैंने बताया, लुढ़का हुआ 6-7 कटोरा हमने आपको बताया, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन और एक्टिनाइड कंट्रैक्शन वहीं से क्लियर होता है लुढ़का हुआ 6-7 कटोरे से, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर लास्ट में बारी आती है KMnO4 और K2Cr2O7। ये 4-5 टॉपिक जरूर आप पढ़िए। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं तो फिर इस चैप्टर से कोई आपको हरा नहीं पाएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको, फिर एक एक चैप्टर की समरी बताते हैं। रोज आपको एक एक चैप्टर की समरी मिल जाया करेगी आस्कर एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन, मैं था डॉक्टर सनत पांडे। थैंक यू।